नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीमैट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो इसके बारे में सारी जानकारी हम लेंगे इस एक वीडियो में, है ना। क्या एग्जामिनेशन फ़ीस होगी, क्या सिलेबस होगा, है ना, कब एग्ज़ाम होगा, सारी बातें इस पर हम इस वीडियो में करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीमैट जो है एक मैनेजमेंट एग्ज़ाम है जिसको करवाती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, है ना। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आने वाला एक संस्था है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए माना जाता है। आपने देखा होगा नीट, आईआईटी और बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम जितने होते हैं वो सब यही करवाता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो हम बात करेंगे 2022 के इस एग्ज़ाम की, सीमैट की। ये उसी का नोटिफिकेशन है जो आपके सामने दिख रहा है। और दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दो वेबसाइट्स हैं, है ना, cmet.nta.nic.in और nta.ac.in। ये दोनों इसी की वेबसाइट्स हैं और ये वो एग्ज़ाम है दोस्तों, है ना। सीमैट जिसका मतलब है कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट 2022। ठीक है, इसके थ्रू आप समझ गए होंगे कि मैनेजमेंट में एडमिशन चाहिए, जो आईआईएम वगैरह होते हैं, अगर उनमें आपको एडमिशन चाहिए तो इसके थ्रू आप एडमिशन्स लेते हैं वहाँ पर। ये इसका मतलब होता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स इसमें शामिल होते हैं, है ना। और यहाँ पर इनका मिशन दिया हुआ है कि ये क्या करेंगे, मतलब किस मिशन से ये आए हैं, है ना, कोर वैल्यूज़ इनके क्या क्या हैं, वो सब बातें मेन हम बात करेंगे इंडेक्स से। इसमें देखिए अब जो यहाँ पे लिखा है ना, हर चीज़ की क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या है, ये टेस्ट क्या है, स्कीम, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रिजर्वेशन कुछ है तो क्या है, फैसिलिटी जो पीडब्ल्यूडी के लिए दी गई है उसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। सिटीज़ जो आपको चॉइस में मिलेंगी वो आप इसमें देख ही सकते हो पीडीएफ में। मैं एक एक चीज़ यहाँ पे करूँगा, कुछ भी भगाऊंगा नहीं। जनरल इंस्ट्रक्शंस जो स्टूडेंट्स को फॉलो करने हैं कि भाई वो रिजेक्ट ना, उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है कई बार हमारा, तो किन वजहों से होता है वो भी हम देखेंगे, इस पर बात करेंगे। एडमिट कार्ड क्या होगा, उसके लिए क्या प्रोसीजर है वो भी हम देखेंगे, है ना। ये हमें कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे, क्या हम हार्ड कॉपी भेज सकते हैं, क्या करना है, या सिर्फ ऑनलाइन ही है, क्या ऑफलाइन पेमेंट होती है यानी चालान के थ्रू, तो वो सारी बातें इसमें मैं आपसे करूँगा, है ना। क्या अनफेयर मीन्स है, क्या नहीं करना है, कब इनकी आंसर की आ जाएगी, ठीक है, सारी बातें सारी जितनी यहाँ पर लिखी ना, लीगल ज्यूरिसडिक्शन क्या है, ठीक है। और सीबीटी और उसके टेस्ट भी करवाते हैं ये, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपके जाने से पहले उसके लिए आपको टेस्ट प्रैक्टिस, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखो, टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर भी देंगे ये आपको, अगर करना हो, किसी को इच्छुक हो कि जानना हो कैसे होता है तो वो। और इसके लास्ट में आपको दिख जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, उन्होंने पूरा इस पीडीएफ में बना के रखा है। इसकी लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप खुद भी देख सकेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स की। यहाँ पर देखो, इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे आपको फीस बताऊंगा मैं और डेट्स बताऊंगा। क्या है यहाँ पर मामला कि पहले तो ये आपको मैं बता चुका हूँ, nta.nic.in, है ना, ये एग्ज़ाम का नाम हो गया, ये वो चीज़ है जो करवा रही है, ये हो गई साइट, है ना, ठीक है। और आई एन का तो मतलब आपको पता ही है, आई एन का मतलब हो गया इंडिया, क्योंकि इंडिया की है ये प्योर, ठीक है। अच्छा देखिए, डेट क्या है, फीस क्या है वो समझ लें। आप देखेंगे कि 16 फरवरी को ये आप रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और 17 मार्च तक चलेगा। बहुत ध्यान से सुनना, 16 फरवरी से शुरू है, 17 मार्च तक चलेगा। 18 मार्च क्या है, ये एग्जामिनेशन फ़ी की। और याद रखिए दोस्तों, आप सिर्फ जो पेमेंट है ना, जो पेमेंट है आप वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें ऑफलाइन चालान वगैरह कुछ भी रोल नहीं है। एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन होगी और पेमेंट भी सिर्फ ऑनलाइन होगा। मतलब कई एग्जाम में होता है ना, जैसे एसबीआई वगैरह के जब हम भरते हैं तो उसमें ऑफलाइन चालान का भी एक ऑप्शन रहता है, इसमें ऑफलाइन का कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें ऑनलाइन ही भरना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए लिखा भी है इन्होंने कि आप एसबीआई, एचडीएफसी, है ना, एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग पेमेंट, पेटीएम पेमेंट, ये सब कर सकते हैं, ठीक है। 18 मार्च तक आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। और फीस जो है देखो, अब ध्यान से सुन लो, किसको कितनी देनी है वो बता देता हूँ कि जो होगी यहाँ पर। अच्छा याद रखिए कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से तो करेंगे, लेकिन एक्सेप्ट लिखा है, मास्टर और वीज़ा कार्ड नहीं चलेंगे। तो अगर आपके पास मास्टर और वीज़ा कार्ड है तो प्लीज़ वहीं पर रुक जाना, परेशान मत होना, ठीक है। नेट बैंकिंग हो सकती है, यूपीआई हो सकती है, लेकिन समझ रहे हैं ना, डेबिट कार्ड भी चलेंगे, क्रेडिट कार्ड भी चलेंगे, लेकिन वो मास्टर और वीज़ा कार्ड नहीं होने चाहिए, ये ध्यान देना। इसमें एक्सेप्ट लिखा हुआ है, मतलब इसके नहीं चलेंगे, तो ये शायद इसके नहीं लेते होंगे, तो आपको ध्यान रखना है। अब फीस की बात करें दोस्तों, आप फीस देखोगे बड़ी लमसम है ना, बड़ी खतरनाक है। जनरल के लिए जो है, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए 2000 फीस है, मेल के लिए, और फीमेल के लिए 1000 है, ठीक है। फीमेल के लिए कहीं की भी फीमेल हो, एससी एसटी की हो, पीडब्ल्यूडी की हो, ओबीसी की हो, और जैसा भी। अच्छा अब सुनना ध्यान से दोस्तों, यहाँ पे आपको ईडब्ल्यूएस दिखेगा, उसके बगल में जनरल लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है, देखिए मैं आपको दो चीज़ें बहुत अच्छे समझाता हूँ। देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ओबीसी और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जनरल कैटेगरी, ठीक है। आपको मैं बता दूँ कि जो ओबीसी की रिजर्वेशन होती है ना, ओबीसी की जो रिजर्वेशन होती है 27% की, आपको मालूम है, वो सारे के सारे सभी ओबीसी के लिए नहीं होती है। ओबीसी को दो लेयर में बांटा गया है, एक होता है नॉन क्रीमी लेयर और एक होता है क्रीमी लेयर, है ना। उस तरह से जनरल कैटेगरी को भी, सारे जनरल कैटेगरी के भी कुछ बंदों को रिजर्वेशन मिलता है। अब आप सोचेंगे ये कैसे सर, हाँ होता है। इन्हीं में से एक जो जनरल कैटेगरी वाले इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आएंगे,
यानी कि इकोनॉमिक, ये जो ईडब्ल्यूएस है ना, ये जनरल कैटेगरी के ही लोग होते हैं बस। अब ये कैसे तय करते सर कि ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है ना, इनमें अंतर क्या है? तो ध्यान सुनना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन मतलब जनरल कैटेगरी का एक ऐसा परिवार, ऐसा सामान्य वर्ग में आने वाला एक ऐसा परिवार जनरल कैटेगरी का जिसकी पूरे परिवार की सालाना आय 8 लाख से कम होगी, है ना, उसे हम ईडब्ल्यूएस कहते हैं। उसके पास 1000 स्क्वायर फीट में कोई प्लॉट नहीं होगा, 100 स्क्वायर फीट के किसी भी प्लॉट में नहीं रहता होगा, मतलब समझ रहे हैं, इतनी मतलब होनी चाहिए। गरीबी जब दिखाएगा जनरल वाला तो उसे जनरल ईडब्ल्यूएस कहेंगे। उसी तरह से आप ओबीसी को, मैंने बताया था ना आपको, ओबीसी दो तरह से होता है, क्रीमी लेयर और एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। तो इसमें जो नॉन क्रीमी लेयर है ना दोस्तों, ये वही है जो आपने ईडब्ल्यूएस पढ़ा था। मतलब ये ऐसे ओबीसी वाले हैं जिनकी परिवार की सालाना आय 8 लाख से कम है, 1000 स्क्वायर फीट में कोई ज़मीन नहीं है, 100 स्क्वायर फीट का कहीं में प्लॉट नहीं लिया हुआ है। ये सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर आने में और जनरल के भी ईडब्ल्यूएस में आने में। तो आपके पास जब ऐसा नहीं होगा तभी आप नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। और जो रिजर्वेशन होता है ना ओबीसी का, कहीं पर भी आप किसी एग्जाम में देखते हैं, वो ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर के लिए ही होता है, ठीक है, क्रीमी लेयर के नहीं होता, ये तो अमीर लोग होते हैं। तो अब आप सोचेंगे सर ठीक है, तो अगर ओबीसी का रिजर्वेशन इनके लिए है तो ये क्रीमी लेयर वाले कहाँ चले गए? तो इनको हिदायत दी जाती है कि क्रीमी लेयर वालों को जनरल कैटेगरी की तरह अपना फॉर्म भरना है, यानी इनके लिए 2000 की फीस होगी। समझ गए? हाँ, अब चाहे वुमेन नॉन क्रीमी लेयर की हो, चाहे वो क्रीमी लेयर की हो ओबीसी में, है ना, चाहे वो जनरल कैटेगरी की, चाहे ईडब्ल्यूएस के लिए हो, आप सबको 1000 ही देना है, आपके लिए कोई छूट नहीं है, ठीक है। आप चाहे एससी एसटी की हो, चाहे जो भी हो। और इसमें दोस्तों आप देखोगे थर्ड जेंडर भी तो दिख रहा है ना आपको, ये देखो। तो आप समझ गए, जनरल यूआर 2000 सबसे ज़्यादा बस इसी के लिए फीस है, और जनरल यूआर में 1000 महिलाओं के लिए है। जनरल ईडब्ल्यूएस जो आएंगे, अब इसमें चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, 1000 ही 1000 है। एससी एसटी के लिए भी 1000 है, मेल फीमेल के लिए। पीडब्ल्यूडी क्या होता है? पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे किस तरह के पर्सन को डिसेबिलिटी कहा जाता है, किसको नहीं कहा जाता है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर दिख रहा है ना, साफ साफ इन्हीं के लिए रिजर्वेशन है, इन्हीं को 1000 मिला है। और जो ओबीसी क्रीमी लेयर वाले हैं वो जनरल कैटेगरी की तरह 2000 भरेंगे। यानी इसमें दो लोग हैं जो 2000 भर रहे हैं, एक जनरल कैटेगरी के मेल, ठीक है ना, और एक हो गए आपके ओबीसी क्रीमी लेयर वाले। ये मेल जो है 2000 भर रहे हैं, बाकी सब के सब जो है फीमेल कहीं की भी हो, और जो भी बाकी मैंने आपको समझाया। थर्ड जेंडर भी है दोस्तों, आपको पता ही है, ठीक है। ये हो गए 1000 रुपये इनके भी, ठीक है, याद रखेंगे इनके भी। और जीएसटी वगैरह सब मिला करके सब आपको ही पे करना है। और इसके बारे में सारी जानकारी जो है इन्होंने अपने एनेक्जर में दी हुई है। एनेक्जर दोस्तों क्या होता है? एनेक्जर मतलब एक डेमो है ना, एक तरह से समझ जाओ कि एक्सप्लेनेशन। तो इनका एक पन्ना है इसी पीडीएफ में नीचे की तरफ, जिसके ऊपर हेडिंग में एनेक्जर 1 लिखा होगा, उसमें उन्होंने समझाया होगा हमें पेमेंट की डिटेल्स के बारे में। क्लियर होगी बात आपको? ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको करेक्शन करना है, आपने फॉर्म तो भर दिया है ना 17 मार्च से पहले, लेकिन करेक्शन कब खुलेगा? जो विंडो है करेक्शन का, वो डेट खत्म होने के बाद, एप्लीकेशन भर लेने के बाद 19 मार्च को खुलेगा और 21 मार्च को खत्म हो जाएगा। मान लो आपने नाम कुछ गलत भर दिया, डेट कुछ गलत भर गई, है ना, कुछ भी हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो गए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कुछ भी हो सकता है। तो आप उसे करेक्ट कब कर सकते हैं? 19 मार्च को विंडो खुल जाएगा, आप उसे तब करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो क्या कहना चाहिए, एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने की बात है, वो अभी वेबसाइट पे आई नहीं है, वो डेट वो आ जाएगी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी अभी बताया नहीं है। हाँ, डेट ऑफ ड्यूरेशन एग्जाम का कितना होगा? 3 घंटे का एग्जाम होता है दोस्तों, याद रखेंगे। 2 शिफ्ट में पेपर होगा, एक दिन में 2 शिफ्ट पेपर होते हैं, ठीक है। आपको एक ही शिफ्ट में जाना है, आपको दोनों नहीं कि 2 बार पेपर होंगे, 3 घंटे का एक ही है बस, ठीक है। तो या तो आपको सुबह की टाइमिंग मिल सकती है ना, या तो आपको शाम को मिल सकती है। अगर सुबह मिली तो याद रखिए, मैं अभी कैंडिडेट्स इन्फॉर्मेशन बताऊंगा अभी, 7:30 बजे क्लोजिंग हो जाएगी। मान लो अगर आपको ये शिफ्ट मिली, पहली शिफ्ट 1, तो जो 9 से 12 है, तो उसमें 7:30 बजे आपको बुलाया जाएगा। इसके बाद गेट क्लोज हो जाएगा। टाइम का ध्यान रखना मेरे भाइयों। अब आप सोचोगे सर कितने घंटे पहले बुलाया जा रहा है? 1.5 घंटे पहले, यानी कि 90 मिनट पहले आपको एंटर होना है, क्योंकि 90 मिनट में आपके वो सब कुछ करेंगे। बायोमेट्रिक प्रोसेस होती है ना, अंगूठा लगवाना, आंखें देखना, फोटो चिपकाना, सारी चीज़ें होगी, रजिस्ट्रेशन होगा वहाँ पर। एग्जाम में आप जब जाएंगे तो आपको फोटोज़ लेकर के जाने हैं, है ना, अपना ओरिजिनल आईडी और एडमिट कार्ड लेकर के जाना ही है, ठीक है। तो जो इनका सुबह रहेगा वो 7:30 बजे पहुंच जाएंगे, और जिनको 3 बजे जाना है उन्हें कितने बजे पहुंचना पड़ेगा? उन्हें 1:30 बजे पहुंच जाना है। 1:30 बजे के बाद गेट क्लोज हो जाएंगे। और मैं बता रहा हूं दोस्तों, जैसे एसएससी करती है ना, गेट क्लोज कर देती है, वैसे ये भी करेंगे, गेट क्लोज कर देंगे, आपको बिल्कुल एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए 90 मिनट पहले, यानी 1.5 घंटे पहले, ये टाइम इसमें लिखा हुआ है, तो मैं आपको सब बता रहा हूँ, पहले ही बता देता हूँ, ताकि नीचे जाने की जरूरत ना पड़े। जो मुझे याद आता जाएगा, है ना, जो भी मैंने इसमें पढ़ा है वो मैं आपको सब पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, है ना। आपका टाइम में ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं तो चाहता हूँ बस आपको पता चल जाए। और याद रखिए, ये सारी चीज़ें इन्होंने साफ साफ कही है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो उनकी मेल आईडी बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्योंकि मेल में ही आपको कांटेक्ट करेंगे, है ना। मेल में कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो जैसे कि हर वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ जाता है ना कि अब हमने जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, तो ये कैसे पता चलेगा दोस्तों? आप चिंता मत करो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ये मैं आपको बता दूंगा। इनकेस अगर आप नज़र नहीं रख पा रहे तो आप मुझ पर छोड़िए, मैं तो नज़र रख ही रहा हूँ।
ठीक है। और एक ही नहीं, बहुत वीएस एग्जाम्स, डिस्कशन विद मनोज के इस चैनल में मैंने बहुत सारे एग्जाम्स के नोटिफिकेशन पूरे पूरे पढ़ा था दोस्तों। मैं ऐसा नहीं कि डेट और ये सब बता के चला गया, मैं हर डिपार्टमेंट, हर कैटेगरी, सबके लिए क्या सुविधा है, एग्जाम कैसे क्या होगा, मैं एक ही वीडियो में बात करता हूँ। तो मानता हूँ कि वीडियो मेरी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर मिल जाती है, आपको फिर भटकना नहीं पड़ता है। ठीक है, लिंक विंक सब मैं दे देता हूँ यहाँ पे, तो उसकी चिंता मत करिए। और लास्ट डेट से पहले भी आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगा, एडमिट कार्ड जब आएगा सबसे पहले आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आप इनकेस अगर वहाँ नहीं, क्योंकि देखिए साइट से नोटिफिकेशन तो आपको मिलेंगे नहीं, है ना, वो कभी कभार मिले मिले, लेकिन यहाँ से मिलेंगे तो यहाँ का बेल आइकन प्रेस करके रखना, सब्सक्राइब करके रखना, आपको पक्का मिलेगा। ठीक है, आपको जानकारी मिल ही जाएगी पहले। चलिए, तो वेबसाइट ये है दोस्तों, इन पे आपको नजर लगाते रहना, मतलब सर्च करते रहना। नहीं कर पा रहे हो तो मेरा है ये चैनल आपके लिए, चिंता क्यों करना। अब देखिए, इतनी बातें हमने कर ली। इनने साफ साफ बोला है कि मल्टीपल एप्लीकेशन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आपने एक से ज़्यादा फॉर्म भर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, ये काम मत करना। ठीक है, अब आप सोचोगे जो यहाँ पे लिखा सर ये क्या, ये पूरा पढ़ना है? मैंने पूरा पढ़ लिया दोस्तों, समझ गए। यहाँ पर जो भी लिखा है ना, यही सब इंस्ट्रक्शंस में भी लिखा है। इन्होंने एक ही बात पूरे पीडीएफ में कई जगह लगाई है, इसीलिए आपका टाइम में बचाने के लिए ये पीडीएफ पढ़ रहा हूँ, समझ गए, है ना। तो याद रखिए, मैंने कौन कौन से बता दिया आपको, किसके थ्रू पेमेंट नहीं होगी वो आपने सुन लिया होगा, किसके थ्रू पेमेंट होगी ये होगा। और चिंता मत करो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, हमारी पेमेंट अटक जाती है, तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर दी है, आप उस हेल्पलाइन में करना। ठीक है, मैं बताऊंगा, वो हेल्पलाइन नंबर भी अभी आपको दे दूंगा, साइट भी दे दूंगा, वहां पर जाके आपको बताना है, बस एग्जाम का नाम लिखना पड़ता है और बोलना पड़ता है। ठीक है, और कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, जो लिखा है ना मैं आपको सब बोल करके ही बता रहा था, आप चिंता नहीं करें, एनटी वेबसाइट घूमते रहें, यही लिखा है यहाँ पर। ठीक है, ओनली एक ही एप्लीकेशन एक ही बार में होगा, और कोई गलती ना करें, क्योंकि साफ देखिए हर जगह ये लिखा मिलेगा आपको कि एक बार अगर आपने फॉर्म भर दिया, है ना, एक बार फॉर्म भर दिया तो उसको हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि सही बात है दोस्तों, देखिए ये एक संस्था ऐसी है, अगर आप सोचो कि मैं एप्लीकेशन दे करके मैं अपना नाम और ये सब बदलवा लूँ, मान लो करेक्शन वाली डेट भी निकल गई 21 मार्च वाली, और मैं सोचूं कि मेरे में कोई सुधार कर दीजिए, मेरा नाम गलत लिख गया, ये वो हो गया, मेरी शादी हो गई है, ये वो हो गया, दुनियादारी, मेरा नाम बदल चुका है, कई लड़कियों की शादी हो चुकी होगी और उनको वो करना पड़ेगा, तो उनके लिए नीचे लिखा हुआ है कि अगर किसी की शादी हो गई है तो वो मेंशन करे, उस डॉक्यूमेंट का नाम ले, है ना, आपको मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। ये सब की फोटोकॉपी आप रखा करें अपने पास, है ना, ये बिल्कुल रखिए, कोई बुराई नहीं है। आप एग्जाम सेंटर में भी जा रहे हो ना, तो आप तो लेकर के जाओ, मैं तो कहता हूँ। ठीक है, एक फोटोकॉपी रखे रहो, है ना भाई, कभी कोई हमें रोके तो नहीं, कम से कम पेपर देने से मान लो किसी ने पहले रोक लिया, मैं तो कहता हूँ लेके जाओ, इसके लिए कोई मना भी नहीं करेगा आपको, समझ गए। तो याद रखेंगे इस बात का। तो मैरिज वाली जितनी भी लड़कियां हैं वो इसको ध्यान रखें। हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट में, देखिए 10th के मार्कशीट से आपकी उम्र नापी जाएगी, आपको पता है। ठीक है, और 10th के मार्कशीट में आपका नाम चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि शादी तब हुई नहीं थी, शादी तो बाद में हुई है ना, तो ये आप समझ गए होंगे। तो वहाँ पर फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी भी शादीशुदा महिलाएं हैं इनको अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, उसकी फोटोकॉपी इन्हें लगानी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो वो लेके रखो अपने जेब में, मैं ये कह रहा हूँ कोई हेडेक नहीं दे रहा हूँ आपको। चलिए भाई, ठीक है। अच्छा, अब शांत से सुनेंगे, इन्हें साफ साफ बोला है कि एप्लीकेशन तभी सबमिट होगा जब आपका फाइनल पेमेंट हो जाएगा, फाइनल पेमेंट नहीं होगा तो एप्लीकेशन सबमिट नहीं माना जाएगा। एप्लीकेशन को इन्होंने 3 हिस्सों में बांटा हुआ है, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 में। स्टेप 1 ये कहता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है ओरिजिनल ईमेल आईडी के साथ और मोबाइल नंबर के साथ। स्टेप 2 ये कहता है दोस्तों कि स्टेप 2 में आपको बनी बात है, जब ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मिल गया तो इसमें आपको क्या आएगा, इसमें आपको आईडी और पासवर्ड मिल जाएगी। अब इसी आईडी पासवर्ड को आपको वापस जाना है ना, लॉगिन जब आप करोगे, जैसा कि हम सब में करते हैं, पहले हमें क्या चाहिए होता है, लॉगिन पासवर्ड मिलना चाहिए, उसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन हम कराते इसलिए मोबाइल और ईमेल से, ताकि हमें पासवर्ड और आईडी मिल जाए, फिर हमें उसी का इस्तेमाल करके वापस उसी साइट पे जाना पड़ता है और स्टेप 2 को भरना पड़ता है, यानी हम ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे। ठीक है, अब इसमें सब कुछ होगा, पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, एक्सपीरियंस डिटेल, समझ गए, एलिजिबिलिटी, अब आपके पास जो भी है कि अब आप फिजिकल विद पर्सन विद डिसेबिलिटी में आते हो कि किस में आते हो, SC ST में जो भी आते हो, सारी वो फॉर्म भरे जाएंगे, पर्सनल डिटेल में सब हो जाता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हो जाता है। ठीक है, तो अब उसमें और क्या आएगा, उसमें आपको स्कैन कॉपी भी रखनी है। याद रखिए, सबसे पहले तो फोटो, देखिए दोस्तों फोटो का साइज आप ध्यान से देख लो, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, मैं आपके लिए जूम भी कर देता हूं, 10 KB से लेकर के 200 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, कलर और ब्लैक दोनों चलेगा, लेकिन याद रखिए बैकग्राउंड जो है ना वो व्हाइट होना चाहिए, है ना, मतलब आपकी फोटो कलर्ड में भी चलेगी, व्हाइट और ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगी, लेकिन बैकग्राउंड जो है ना फोटो का वो व्हाइट होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। और ये कोशिश करना कि 80% फेस दिख रहा हो, भाई देखो चश्मा मत लगाना, है ना, ऐसे आंखें चमक रही हो तो पहले देखो, जब फोटो वाला खींचता है ना तो उसके पहले देख लिया करो कैमरे में जाके, कहीं मेरी आंखें तो नहीं चमक गई, क्योंकि आंखें चमक रही होंगी तो इसमें लिखा है रिजेक्ट कर दी जाएंगी एप्लीकेशन। तो प्लीज़ करके ऐसी कोई फोटो खिंचाना जिसमें ना आंखें चमक रही हो, 80% फेस बिल्कुल साफ दिख रहा हो, दोनों कान बराबर दिखने चाहिए, तो फोटो वाले से साफ साफ बोल देना भैया मेरे दोनों कान दिखने चाहिए, है ना, ना टोपी हो ना कुछ हो, है ना, किसी भी तरह के एक्शन में नहीं हो, समझ गए आप, ये इस तरह से मास्क नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। अब एक तो ये हो गई भाई, दूसरी चीज़ आपकी सिग्नेचर चाहिए। सिग्नेचर दोस्तों 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए, देखो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, और अब मान लीजिए कि आप पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले, तो इनको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि कितने डिसेबिलिटी है।
ठीक है। तो ये जो सर्टिफिकेट होगा आपका, ये सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। तो ये 50 KB से लेकर 300 KB तक का होना चाहिए, इससे ज़्यादा का ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फिर इसके बाद लास्ट स्टेप है दोस्तों, मालूम है 2 स्टेप है। पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन था, दूसरा स्टेप में आपने स्कैन वगैरह, फोटो वगैरह, अपनी पर्सनल डिटेल सब दे दी, फिर आखिरी में पेमेंट आता है। पेमेंट के लिए ये सारी गेटवे आपको दिख ही रहे हैं, इनके थ्रू आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। और भर दिया आपने, ठीक है। और फिर इसके बाद जो भी आप जब पेमेंट कर दोगे तो बनी बात है, आपको प्रिंट निकालना है, उसको कॉपी को रखना है। और ध्यान सुन लो, मैं पहले बताता हूँ, आपको 4 प्रिंट निकालने हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म के। 4 प्रिंट रख लेना, क्योंकि इन्होंने साफ साफ इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ है। तो मैं क्या बार बार इंस्ट्रक्शन आपके लिए पढ़ूंगा नहीं, पहले ही आपको बता दे रहा हूँ कि क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। 4 प्रिंट निकाल के रख लेना, ये काम आएंगे हर जगह पर, ठीक है। अगर आप आगे बढ़े, एग्जाम क्वालिफाई हो गया और सीरियस हो तैयारी में, तो ये ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि जब तीनों स्टेप हो जाएंगे तभी हम उसे पेमेंट मानेंगे, और तभी वो जो है मान्य होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, वरना उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, और कोई भी फॉल्स जानकारी मत भरना, कोई भी फॉल्स जानकारी मत भरना, मैं बता रहा हूँ, है ना। कोई फॉल्स भरी तो ये सही नहीं करने देंगे उसे आपको, और रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपका फॉर्म, और 2,000 रुपये। और ये भी सुन लो ध्यान से, एक बार जो पेमेंट हो गई, इनने साफ साफ बोला है, अगर एक पेमेंट हो गई और रिसीव हो चुकी है ना, मतलब बिल्कुल साफ पेमेंट है, मतलब आपके खाते से भी कट गया, इनके पास भी पहुंच गया, सक्सेसफुल हो गया, तो अब आप सोचो कि भाई ये पेमेंट वापस हो सकती है क्या? तब ये पेमेंट वापस नहीं हो सकती है, ठीक है। किसकी पेमेंट वापस होती है मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि एक बार आपने पेमेंट की, है ना, अब आपके खाते से तो कट गया, लेकिन एजेंसी को नहीं मिला, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो ये एग्जाम करा रही है उसको ये नहीं मिला, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपके खाते से कट गया है तो आप चिंता मत करो, ये आपको रिफंड हो जाएगा, ठीक है। आपको दोबारा से नया पेमेंट करना पड़ेगा, समझ गया ना मेरी बात? मतलब उन तक पैसे पहुंचना सबसे पहली प्रायोरिटी है ना। अब आपके चाहे 10,000 रुपये कट जाए, 20,000 रुपये कट जाए, उन्हें मतलब नहीं है, वो यही कहेंगे कि ये सब कुछ रिफंड हो जाएगा। तो दोस्तों रिफंड हो भी जाता है, तो ठीक है। कुल मिला के एक बार उनके पास पहुंचना चाहिए, ठीक। और अगर नहीं पहुंच रहा है तो ये उनकी लाइबिलिटी नहीं है। इसके लिए उन्होंने हेल्पलाइन नंबर दी हुई है कि मान लो पेमेंट अटकता है तो किसको कॉल करना है, वो नंबर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, तो आप उसको कॉल कर लेना, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है दोस्तों, इसमें कुछ भी परेशान मत होना, ये सब मैंने आपको बता दिया है। मॉडिफाई अल्टर जो भी करना है, तो ये मतलब बार बार हिदायत दे रहे हैं हर जगह, हर जगह बस वही चीज़ लिखी, एग्जाम सेंटर वगैरह। अच्छा, एग्जाम सेंटर के बारे में बता देता हूँ मैं आपको, इनका एक पेज है पूरा, इसी PDF में मिलेगा नीचे। इन्होंने हर राज्य में जितने जितने सेंटर में एग्जाम हो सकता है वो सारे दिए हैं। आप मैक्सिमम 4 सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो, सिटी जहाँ पे एग्जाम देना है आपको, ये आप ध्यान रखेंगे। और क्या है कि देखिए, इनने ये कहा है कि हम उन्हीं वही सेंटर देते हैं जो एग्जाम जो स्टूडेंट चुनते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मजबूरी में हमें उस स्टूडेंट को दूसरे सेंटर भेजना पड़ता है, तो ये मजबूरी में होता है दोस्तों। इसके लिए इशू मत क्रिएट करना, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि राइट्स पूरा रिजर्व करता है NTA कि कहाँ सेंटर हो सकता है कहाँ नहीं, पर ये उम्मीद पूरी है कि ये आपको वहीं देंगे जहाँ आप चाहते हैं। 4 सेंटर भरने होते हैं प्रेफरेंस के तौर पर, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। और देखो इसमें आप सब वही सब लिखा हुआ है जो आप रोज पढ़ते हो कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 सब करना है। और ये कोविड-19 की पेंडेमिक की गाइडलाइंस एडवाइजरी हैं जो आपको फॉलो करनी है। और वो क्या है दोस्तों, देखो इसी एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन मिलेगा, जो अंडरटेकिंग लेके जानी पड़ती है ना, आपने दिया होगा अगर IBPS और SBI PO के एग्जाम्स दिए होंगे तो आपने देखा होगा उसमें अंडरटेकिंग होती है ना, कि भाई कोविड-19 के पूछ लेते ना कि आपको इनमें से कुछ होता नहीं रहा, कफ वफ जो नहीं आ रही, तो वो जो है A4 साइज़ में होना चाहिए, है ना। A4 साइज़ में ही मिलता है वैसे भी, ये जबरन लिख दिया। और ये फालतू की चीज़ें की बॉटल लेकर के आना है और बॉल पॉइंट पेन लेके आना, मतलब ये सब आपको पता है, फालतू की नहीं, मतलब ज़रूरी चीज़ें, और आपको तो आज पता ही कि ये बहुत ज़रूरी है। ID प्रूफ आपके पास होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल होनी चाहिए, है ना। अटेंडेंस शीट में आपको एडिशनल फोटोग्राफ आपको लेके जाना। आप सुन लो ध्यान से, 4 फोटोग्राफ आपके पासपोर्ट साइज़ के लेने जाने, और वो वही होंगे जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाए हैं, ठीक है। और ये अपने सैनिटाइजर बॉटल लेकर के जाना दोस्तों, है ना। और पानी का बॉटल भी लेके जाना, और कुछ फ्रूट्स भी लेके जा सकते हो आप। ये सब इन्होंने बताया, कोविड-19 की गाइडलाइंस है जो इन्होंने बताया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखोगे तो अगेन ये सब वही वही चीज़ें बोल दी हैं, है ना, कि किसी भी तरीके से, ये देखो इस तरह से, है ना, हैंड विल नॉट बी एंटर्ड बाय NTA। इसका मतलब क्या है, मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि ये व्हाट्सअप ये सब से कुछ काम नहीं करते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू एक्सरसाइज एटमोस्ट केयर। ये देखो मतलब ये यही कह रहा है, देखो मैंने बोला ना बार बार, वो यही कहेंगे कि अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, फोटोग्राफ, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब ये क्यों लिखा हुआ है कि भाई इन्फॉर्मेशन जो है बहुत अच्छे से इंश्योर होकर के करेक्ट भरिए, क्योंकि बाद में आपको ये सब चीज़ें चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा, है ना। मतलब गलत मत करिए, ये कह रहे हैं कि कोशिश अपनी तरफ से अटमोस्ट करिए कि गलती ना हो। अपलोड सही फोटोग्राफ करिए, है ना, वही बता दिया आपको, वही वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं और कुछ नहीं। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि कैलकुलेटर, माइक्रोफोन, ईयरफोन, ये सब जो एग्जाम में नहीं ले जा सकते, वो कुछ भी रिटर्न एंड जो भी फलाना ढमकाना कुछ भी नहीं, ठीक है। ये आपको सबको पता है। चलिए अब हम बात कर लेते भैया कि ये है क्या अबाउट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो मैंने जैसे आपको बताया कुछ बड़ी बात नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। और कोई बड़ी बात नहीं है बाकी, और यही एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है अभी, तो यही काफ़ी है। और ये AICTE से एफिलिएटेड है, ठीक है, NTA। और इसमें कुछ भी नहीं खास बात है। और ये एग्ज़ाम के बारे में है जो आपको पता ही कि एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। डिफरेंट मैनेजमेंट के जितने भी स्कूल होते हैं ना, ये स्कूल भी स्कूल, उन्हीं में आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है।
और मैनेजमेंट प्रोग्राम है ये। अच्छा, अब मैं एक चीज़ यहाँ पर ध्यान सुनना, यहाँ ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है 3.3 को, बहुत ध्यान सुनेंगे। साफ साफ लिखा है एनटीए हैज़ नो रोल इन काउंसलिंग। मतलब एक बार आपने पेपर दिया, सीमेट स्कोर कार्ड आ गया, स्कोर कार्ड आपके पास आ गया, अब आप सोचेंगे सर मैं कहाँ जाऊँ, अब मुझे कॉलेज मिल जाएगा? नहीं, काउंसलिंग के लिए आपको खुद अप्लाई करना है। अलग अलग जितने भी कॉलेजेस हैं उनने क्या किया है, ये जो सी मैट है ना, सी मैट, इससे इससे देखो बहुत सारे इंस्टीट्यूट जुड़े होंगे, और वो ऐसे इंस्टीट्यूट होंगे जो AICTE से अप्रूव्ड है। ठीक है, AICTE से जो इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड होता है बस वही सीमेट से जुड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या होंगे, जितने भी इंस्टीट्यूट जुड़े हुए हैं ना, ये सारे इंस्टीट्यूट अपने ये जो सीमेट आपने एग्जाम दिया है इसके अलग अलग नंबर को अपना क्या कहना चाहिए, बाउंड्री बनाएंगे, है ना, बेंचमार्क बनाएंगे, कट ऑफ बनाएंगे। मतलब इन सब अलग अलग बना सकते हैं भाई, कोई बना लेगा 50 नंबर का कट ऑफ, कोई बना लेगा 60 नंबर कट ऑफ, कोई बना लेगा 70 नंबर कट ऑफ। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अलग अलग अप्लाई करना है। समझ गया ना, सीमेट सिर्फ स्कोर कार्ड दे रहा है, अप्लाई आपको खुद करना पड़ेगा उस वेबसाइट पे जा करके, है ना। वो आप एप्लीकेशन, ये जितने भी है ना इंस्टीट्यूट्स, उनके आपको होना चाहिए पता, तो आपको वहाँ पे खुद अप्लाई करना है। अब क्या होगा कि सीमेट पहले तो वो क्या करेंगे, सीमेट के स्कोर कार्ड को अपना बेंचमार्क बना के देखेंगे कि भाई हमने 50 का बनाया हुआ है, अब जिनके 50 से ऊपर होंगे वो इन हो जाएंगे, और जो इन होंगे फिर वो उनका GD लेंगे, और ये उनके ऊपर है, ये पूरा उनके ऊपर है। इसका सीमेट और एनटीए जो ये एग्जाम करा रहा है उसका बिल्कुल रोल नहीं है, इसलिए लिखा हुआ है काउंसलिंग में हमारा कोई रोल नहीं है ना। हमारा सिर्फ रोल इतना है कि हम सिर्फ पेपर ले रहे हैं और आपको स्कोर कार्ड दे रहे हैं, बाकी काम अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का है ना, वो अपने हिसाब से देखेंगे कि वो आपका GD भी कराए और पर्सनल इंटरव्यू कराए, ये उनके ऊपर रहेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, मतलब आपको अलग अलग अप्लाई करना है, मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब बात करते हैं दोस्तों कोर्स कैसा है, पैटर्न ऑफ एग्जाम कैसा है। तो आप देख रहे होंगे पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन ये रहा भाई, क्या आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हो गई, मतलब एप्टीट्यूड समझ लो आप, ठीक है, रीजनिंग हो गई, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन मतलब इंग्लिश का अच्छा खासा बिल्कुल मिलेगा आपको, और ये करंट अफेयर हो गया। तो ये तो आप सभी एग्जाम में देखते हो, ये तो आप मैक्सिमम एग्जाम में देते हो। लास्ट वाला बस दिख रहा होगा, ये एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस से जुड़ा हुआ है और इनोवेशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कितने नंबर का दोस्तों, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, आप यहीं पे सुन लो। ठीक है, और अगर एक भी क्वेश्चन गलत हुआ ना तो 1 नंबर कट हो जाएगा, मतलब गलत होने पे 1 नंबर कटता है, सही होने पे 4 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे आप इस सबको, तो टोटल आपके पेपर जो हो जाएंगे ना वो 400 नंबर का पेपर है आपका। समझ गए आप मेरी बात, है ना। यहाँ पे देखो लिखा भी है, एक 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है ना, और सही उत्तर पर 4 नंबर ही मिलेंगे, और गलत होने पर 1 मार्क्स कटता है, ये आपको ध्यान रखना है। और कोई आंसर अगर आपने नहीं किया तो उसके कोई ना मार्क्स मिलेंगे ना कटेंगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है, और बस ऐसे ही, और आंसर की जो है वो बाद में मिलेगी, उसको आप चैलेंज, अगर अब एक चीज़ और सुन लो, कई लोग क्या होते हैं कि चैलेंज करते हैं कि भाई सर ये आंसर मेरा सही था, मुझे मेरे हिसाब से सही लग रहा है और ये गलत लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे, अब आप भेजोगे ना भाई, क्वेरी भेजोगे आपकी, सर ये तो गलत है, आप ऑब्जेक्शन उठाओगे। तो याद रखो दोस्तों, ऑब्जेक्शन के लिए 1000 रुपये लगते हैं यहाँ, समझ गए। 1000 रुपये जब दोगे ना तब आपकी सुनवाई होगी वहाँ पे, और ये नॉन रिफंडेबल होंगे, एक बार गए तो मिलेंगे भी नहीं, है ना। मेरे ख्याल से ये अच्छा तरीका है, अगर कोई चाहे कि हमसे कोई बवाल ना करे। हालांकि इसमें बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं दोस्तों मैनेजमेंट के, इतने एरर होने के चांस नहीं है। ठीक है, तो अगर आप किसी के बहुत बड़े प्रोफेसर के बनाए हुए सवालों पर सवाल उठाएंगे तो भाई बनी बात है, बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। इसीलिए आपको सोचने का मौका दिया जाता है, 1000 रुपये आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। समझ गए आप, जब आप इसे भरेंगे ना क्वेरी को, क्या आप कोई भी मुंह उठा के नहीं कर सकता ना, सिर्फ वही बंदा करेगा जो बिल्कुल श्योर होगा, तभी तो वो 1000 रुपये लगाएगा, कोई मस्ती मजाक में क्यों खर्च करेगा भाई। ठीक है, जब तक आप बहुत बड़े अमीर बाप के बेटे ना हो तब तक तो आप ऐसा नहीं करेंगे, और अगर बहुत बड़े अमीर बाप के बेटे तो आपको ये एग्ज़ाम देने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो आपके पास खुद का बिजनेस ही होगा। समझ गए, तो मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो अब बात करते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी की, है ना। तो कहने का मतलब जो था वो मैंने बता दिया। एलिजिबिलिटी ऐसी दोस्तों कि आप किसी भी बैचलर डिग्री से पास होने चाहिए, बाकी किसी से फर्क नहीं पड़ता आपने BSc BCom क्या किया है, बस आप पास होने चाहिए, है ना। और आप एग्जाम दे सकते हो, और 2022-23 में आपको मिलेगा। आप सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, और उम्र की कोई रेंज नहीं है, कितने भी बुढ़े हो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उम्र की कोई रेंज है ही नहीं इसमें, है ना। और देयर इज़ नो, ये लिखा ही है यहाँ पे यार, ये लिखा ही है, देयर इज़ नो एज रिस्ट्रिक्शन, ये ऊपर छुप गया, ये रहा, अब दिख रहा होगा आपको। ठीक है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है। और जैसे कि मैंने बता दिया आपको कि MBA के वगैरह में सब में मिलेगा आपको, है ना। ये ठीक है, छोड़ो उसको। अब रिजर्वेशन की बात करते हैं तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि OBC के नॉन क्रीमी लेयर के लिए होता है, ये ध्यान रखेंगे, है ना। OBC के नॉन क्रीमी लेयर उनकी 27% सीट बुक है, ST के लिए 7.5 हमेशा की तरह, और SC के लिए 15%, और जनरल वाले याद है ना, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनके लिए 10% सीट है, लेकिन वही मालूम है। और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 40%, ये 40% सीट नहीं है, ये मैं सोचने लगना। ठीक है, मैं इनके लिए बता रहा हूँ आपको क्या है। देखो इस कैटेगरी के लिए ईच कैटेगरी विल हैव 5% रिजर्वेशन फॉर द कैंडिडेट्स विद 40% और मोर डिसेबिलिटी। अब देखो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ,
एक चलता दोस्तों पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी, है ना, पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी, यही चलता है। क्या है दोस्तों कि देखिए इस दुनिया में बहुत सारे फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, है ना, बेचारे खुदा ना खास्ता या एक्सीडेंट के थ्रू कैसे भी हैंडीकैप हो ही गए हैं। अब हैंडीकैप होने के हम स्केल में काम करते हैं, मतलब कोई बंदा कितना हैंडीकैप है ना भाई, उसमें अपंगता कितनी है, 1% है, 2% है, 30, 20, 40, 100%। 100% अपंग मतलब कुछ भी नहीं कर सकता। तो मतलब अब बात है कि हम कुछ भी कर ना कर पाने वाले बेचारे, अब वो भगवान की वजह से है, जो भी है जैसा भी है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है, इसमें उसकी गलती नहीं है। लेकिन अब ये ऐसा महकमा है जहाँ पे तो काम करवाना पड़ेगा, तो इन्हें तो ऐसे लोग चाहिए जो थोड़े बहुत काम कर सकें। तो मतलब फिजिकली हैंडीकैप को लेते तो हैं, लेकिन उनमें फिजिकली जो हैंडीकैप है, जो डैमेज है, वो 40% होना चाहिए। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं ना, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 40% से ज़्यादा अगर हैंडीकैप है तो फिर दिक्कत आती है, फिर नौकरी कर पाना उसके लिए सक्षम नहीं है, और यहाँ पर बनी बात है नौकरी या काम तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वही, और थोड़ा सा मोर का मतलब ज़्यादा मत सोचिएगा आप, मैं इसीलिए आपको क्लियर बता रहा हूँ। तो इनका कहने का मतलब है कि ऐसे लोग के लिए कितना रिजर्वेशन है, जब इनके लिए 10% है, इतना है, तो ये तो 40% तो इनकी डिसेबिलिटी के बारे में होगा कि इतना डिसेबल होगा तब नौकरी कर सकता है। लेकिन इनका आरक्षण कितना है, तो याद रखिए दोस्तों, हर कैटेगरी में इनके 5% आरक्षण है, हर कैटेगरी में। जनरल कैटेगरी में, है ना, जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन से नहीं आते तो उनके लिए भी 5% है। जनरल के इकोनॉमी वीकर सेक्शन में आते हैं जो, उनके में भी 5% है। एससी में भी 5% है, ओबीसी के क्रीमी लेयर में भी 5% है, नॉन क्रीमी लेयर में भी 5% है, एसटी एससी सब में 5% उनका रिजर्वेशन है। मतलब हर कैटेगरी में इनका 5% जगह बुक है। ठीक है, तो उसके लिए आप परेशान नहीं हो, उनके लिए बहुत कुछ उपलब्ध है यहाँ पे। और ये सब वही चीज़ें बताई जो मैं आपको बोल रहा था ना अभी तक कि क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर होता है, वही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी वही सब लिखा हुआ है, आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों देखो, ये जो मैं आपको बता रहा था ना कि 40% होता है, ये वही बात लिखी हुई है, आपको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने आपके लिए पूरा पढ़ दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो इस तरह की हैं, ये पूरा चार्ट बना हुआ है कि क्या क्या होना चाहिए, हम किसको क्या मानते हैं। जैसे कि फिजिकली डिसेबिलिटी में ये कैटेगरी आती है, लोकोमोटर यानी कि जो चल फिर नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल या लैंग्वेज को डिसेबिलिटी यानी समझ नहीं सकते। ठीक है, तो इनकी स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी ये सब हो जाएंगे भैया, है ना। मतलब कई लोग पूछते हैं ना सर लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन किस में आता है, तो ये देखिए लोकोमोटर, और मतलब ये जो चीज़ है ये फिजिकल डिसेबिलिटी में आती है, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्लाइंडनेस, लो विजन, ये सब इसमें आ जाएंगे आपके, है ना, ये सब फिजिकल डिसेबिलिटी है। अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देख लो, स्पेसिफाइड लर्निंग डिसेबिलिटीज़, मतलब हो सकता है कि वो पढ़ने में नहीं समझ पा रहा है। परसेप्चुअल डिसेबिलिटीज़, है ना, ये सारी चीज़ें जो हो गई ये हो गई इंटेलेक्चुअल, अंदरूनी ऑटिज्म। और मेंटल बिहेवियर से आपको पता है मेंटल इलनेस आती है। तो ये इस तरह से डिवाइड किया गया है, समझाया गया है कि कोई समझ सके कि यहाँ पर हम कहाँ से आते हैं। मतलब कोई मान लो कि कोई एसिड अटैक विक्टिम है, अब वो सोचे कि मैं किस कैटेगरी में आता हूँ, डिसेबिलिटी के, मेंटल के, इंटेलेक्चुअल के या फिजिकल के, तो अब उसे क्लियर हो गया होगा कि मैं फिजिकल में आता हूँ। समझ गया ना। ऐसी किसी को डिस्प्रैक्सिया है तो वो सोचे कहाँ हूँ, तो मैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आता हूँ। तो इस तरह से बात बैठी हुई है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और इसी तरह से मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, है ना। अब इनके लिए फैसिलिटीज़ वगैरह सब आप देख रहे हो यहाँ पे, इन्हें दिव्यांगजन कहते हैं, है ना। और इसमें और कुछ नहीं है। अच्छा, फैसिलिटी, अच्छा याद रखिए स्क्राइब चाहिए होता है, मैं स्क्राइब के बारे में बताना भूल गया। मान लो कोई ऐसा बंदा जिसको स्क्राइब चाहिए होता है, स्क्राइब मतलब जो सहायता करने आया, जैसे मान लो किसी को राइट करने में दिक्कत है, कोई लिख नहीं पा रहा है, तो बनी बात है उसको एक बंदा ऐसा चाहिए होगा। अब ये जो बंदा होता है दोस्तों, ये आपसे कम क्वालिफाई होना चाहिए, एक स्टेप आपकी क्वालिफिकेशन से नीचे होना चाहिए तभी। और आप खुद नहीं लाएंगे, एनटीए आपके लिए खुद अरेंज करके देगा, एनटीए चुनेगा कि कौन आपका स्क्राइब बनेगा। ये बैंक के एग्जाम की तरह नहीं है कि आप खुद किसी को ला सकते हो, ये बहुत ध्यान सुन लो। ठीक है, अगर किसी को स्क्राइब चाहिए, सहायक व्यक्ति, ना, जो आपकी सहायता कर सके, तो उसके लिए आपको एनटीए से बोलना है। आप वहाँ पे मेंशन करेंगे जब आप फॉर्म भरेंगे ना, इफ़ यू रिक्वायर्ड स्क्राइब, तो आपको टिक करना है, आपको ये एजेंसी खुद दे देगी जब आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे तब। समझ गए, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो, एनटीए विल अरेंज फॉर प्रोवाइडिंग स्क्राइब, है ना, टू सच कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स, है ना। कोई भी नहीं करेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है इस बात को। और ये देखो कंपनसेटरी टाइम, यहाँ पे वही सब लिखा है कि 1 घंटे 1.5 घंटे पहले आना है, आपको कुछ भी नहीं है इसमें। और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जिसका भी लग रहा है भैया, वो 50 से 300 के भी मैंने पहले ही बता दिया था ना आपको, है ना। बस वही बातें लिखी है। देखो सर्विस ऑफ स्क्राइब्स जो है इन्होंने बता दिया कहाँ पर लिखी हुई है। इट इज़ नोटेड दैट स्क्राइब विल बी प्रोवाइडेड बाय द एनटीए। देखो बार बार लिख रहे हैं, वही पॉइंट दिख रहा है आपको। द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू ब्रिंग हिज और हर ओन स्क्राइब, उसको नहीं लाना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इतना बड़ा पीडीएफ में बहुत कुछ तो बार बार लिखा हुआ है। अब यहाँ पे फिर से वही बात लिख दी, फिर से वही बात लिख दी, है ना। ये देखो, नो चेंज इन दी कैटेगरी, अगर एक बार आपने कैटेगरी भर दी तो आप नहीं दोबारा भर सकते फॉर्म।
ठीक है। और फॉल्स इन्फॉर्मेशन मत भरिए, फर्निश मत करिए, वही वही चीज़ें बार बार लिख रहे हैं ये पूरे पीडीएफ में। ये इसलिए लिखा जा रहा है दोस्तों ताकि आपको रिवीजन हो जाए, आपको याद हो जाए कि आपको क्या गलती नहीं करनी है। ठीक है। चॉइस ऑफ सिटीज़ दोस्तों, मैंने जैसे कि बताया आपको, आप 4 भर सकते हो। ठीक है। और मैंने बताया ना मजबूरी में ये आपको बस दूसरी सेंटर देंगे, बाकी नहीं देंगे। जनरल इंस्ट्रक्शंस इसमें वही सब लिखे हुए हैं जो मैंने आपको बता दिया है ना, कि एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं तभी से अप्लाई करें, नहीं तो हम फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। सही से भरे नहीं तो हम फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। फोटो सही से अपलोड करें नहीं तो हम रिजेक्ट कर देंगे। आंखें चमक रही होंगी तो रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है। ये वही सब इन्होंने लिखा है और इसमें कुछ भी नहीं है एप्लीकेशन रिजेक्शन होने के ना। और ये देखो, एग्जाम फी वन एक बार पे होगी तो रिफंड नहीं होगी, वही बात होगी फिर से। समझ गए आप सभी, मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, इसमें कुछ बचा नहीं है अभी। ठीक है। और ये देखो, ये देखो, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शैल नॉट बी रिवील्ड बाय फोन और ईमेल, है ना। इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन ये सब आपको उसमें नहीं देना, ये जाके देना होता है, ये तो खैर किसी को भी पता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, दुनियादारी एग्जाम सेंटर, ये देखो सब वही वही बोल रहे हैं, ये कुछ नया नहीं है। तो आप समझ गए ना, आपका पीडीएफ ज़्यादा पढ़ने में टाइम नहीं जाएगा। ये सब मैंने आपको यहाँ पे एक बार बता दिया है, आप चिंता मत करिए। और बनी बात है भाई, कोई भी चीज़ अगर आप गलत करेंगे तो आपको पनिश तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। कोई भी गलत जानकारी अगर आपने भरी और बाद में वो साबित हुई तो पनिशेबल है, और फ्यूचर में आपको इसमें से हटाया जा सकता है, ये एक सी बात है। और बस वही है कि एक्सेप्टेंस और ये सब कंटेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन बुलिंग सब अच्छे से पढ़ करके भरो, यही बोला उन्होंने। और रजिस्टर सिर्फ एक ही बार करो, मल्टीपल फॉर्म नहीं भरो। ठीक है। बस हो गया, इतना ही था भैया। अब रजिस्ट्रेशन के मामले में फिर से वही बात दोस्तों, कि रजिस्ट्रेशन से पहले आपके पास ये सब होना चाहिए, है ना, कि एक कंप्यूटर बहुत अच्छे इंटरनेट के साथ हो, आईडी प्रूफ हो, उसका डेट ऑफ बर्थ यानी 10th की मार्कशीट से हम देखेंगे, पासपोर्ट साइज होना चाहिए, और ओरिजिनल आईडी कार्ड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की डिटेल सामने रख लेना। और फिर ये देखो वही दिख रहा है 80% फेस के साथ फोटो, ये होगी स्कैन आपकी, और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इतना एप्लीकेबल, है ना, बैंक डिटेल्स, ये सब तैयार रखने फॉर्म रजिस्ट्रेशन भरने से पहले। और ऑनलाइन पेमेंट का सही तरीका, एसएमएस के लिए सही नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल सही होनी चाहिए। ठीक है। और फिर ये देखो, फिर से वही स्टेप दिखा दी, दिख रहा है। अब भी आपने थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ी थी ये स्टेप, समझ गए। तो पीडीएफ में बार बार रिपीटेशन है, इसलिए परेशान नहीं हो। और ये वही सब लिखा है जो मैं आपको पहले बता रहा था, आप इसको कहीं पे भी उठा के पढ़ लो। लिखा हुआ है फाइनल सबमिशन तभी माना जाएगा जब स्टेप 3 कंप्लीट हो जाएगा। अगर वो कंप्लीट नहीं है तो एप्लीकेशन हम एंटरटेन नहीं करेंगे, उसे रिजेक्ट कर देंगे। वही लिखा है, समझ गए। स्टेप 2 स्टेप 3 पूरे होने चाहिए। ठीक है। वो वही 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 बातें हैं। प्रोसीजर फॉर फिलिंग, भाई ऐसा है कि अब कैसे भरना है, देखो रजिस्ट्रेशन पेज में अब आपको सबको पता है, वहाँ पे जैसे ही रजिस्ट्रेशन करने आओगे तो सब सामने दिखेगा, डेट ऑफ बर्थ भरना है, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, फादर नेम, ऑक्यूपेशन उनके, ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी से पास हो, सब कुछ है, सब कैपिटल लेटर में भर देना, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है। और मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस दे देना भैया, और एक ही ईमेल आईडी और एक ही मोबाइल नंबर जाएगा। और फिर फिल कर देना अपना कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म कर देना। ठीक है। और इसमें सब आपको बताना है कि आप ओबीसी से हो कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हो, और जिससे भी हो ना तो वो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए सरकार द्वारा प्रमाणित। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, और कहीं पे भी कोई डाउट हो ना दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब दे दूंगा, है ना, इनकेस आपको नहीं टाइम मिल रहा है इसको पढ़ने समझने का तो। ठीक है। फोटोग्राफ जो है टू बी अपलोडेड, देखो बार बार वही वही बातें ये कहते हैं, है ना। ये देखो, ये वही वही चीज़ है कि भाई कैसे ये फोटो, जैसे मैंने बताई ना कि मुंडी उंडी नहीं घूमी होनी चाहिए, है ना। कुछ भी अपने से एडिट मत कर देना। कई लोग क्या करते हैं, पिक्सल डाउनलोड करते हैं और उसमें अपना डेट और फोटो कुछ भी एडिट करके भेजते। नहीं भैया, ये मत करना, ये तुरंत पहचान लेंगे, है ना। इनका सिस्टम बड़ा खतरनाक है, ध्यान सुनो, ये नेशनल लेवल की चीज़ है, फालतू नहीं है। तो ऐसी कोई भी हरकत नहीं करना। ठीक है। कैंडिडेट सिग्नेचर अच्छे से जाना, है ना, कैफ़े जाना जहाँ पर स्कैन करते हैं सब अच्छे से, और सर्टिफिकेट पीडब्ल्यूडी का सब कुछ वैसा ही है जैसा मैं आपको बता रहा था, है ना। चेकलिस्ट और ये जो है एग्ज़ाम सिटी सेंटर, और वही वही बात है। ठीक है। चिंता मत करो, मैं कुछ भी स्किप नहीं कर रहा हूँ, ये सब मैंने पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ये वही वही बातें बार बार लिखी हुई हैं ताकि आपसे कोई गलती ना होने पाए, है ना। प्रूफ ऑफ फी पेड ये सब आपको रखना है। देखो प्रिंट आउट रखने हैं, कम से कम 4 रखना, मैंने बोल दिया था ना, फॉर्म भरने के बाद फी में फिल होने के बाद 4 रखने हैं, ये प्रूफ आएगा। और जब फीस पे कर दो तो उसका भी प्रूफ आपको रखना है। तो स्क्रीनशॉट या फ़ोन पे जो भी आपने किया है उसका स्क्रीनशॉट आपको रख लेना है। 6 से 8 आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होनी ही चाहिए, ये रखे रहना। एग्जाम सेंटर में जब जाओगे ना पेपर देने पहले, तब भी रहेगा। और ये देखो, मैंने कहा था ना, मैरिज सर्टिफिकेट जो भी हैं, जिनकी शादी हो चुकी है या जिनका डाइवोर्स हो चुका है, जो भी जैसा भी है, वो डॉक्यूमेंट उनके पास होना चाहिए, क्योंकि नाम चेंज होते रहते हैं, है ना। प्रोविजंस ऑफ आधार है, एडमिट कार्ड, ये सब प्रोविजनली, ये सब तो खैर आपको जानकारी मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है। और कुछ भी नहीं है इसमें खास बाकी, है ना। एडमिट कार्ड वगैरह ये मैं बता रहा हूँ ना आपके, अभी वो तो डेट आएगी तब पता चलेगा उसमें ऐसे भी। और ये क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ऑफ कैंडिडेट्स, मैंने जो आपको अभी इतनी देर से मैं बता रहा हूँ वो यही है, पूरा रिपीटेशन है इस पीडीएफ में, कहीं पर भी कुछ भी नया नहीं है। सबको पता है कि भाई पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट रखना ही है जो इशू करती है गवर्नमेंट, तभी हम भर पाएंगे। भाई मैं कैसे बताऊंगा पीडब्ल्यूडी जब सरकार मुझे प्रमाणित करेगी। और देखो, ये मैंने बताया था 90 मिनट पहले पहुंचना है आपको, है ना। किसी का 1:30 बजे, अगर 3 बजे है तो 1:30 बजे पहुंचोगे, और 9 बजे है तो 7:30 बजे पहुंचोगे, सब बता चुका हूँ मैं आपको, समझ गए। इसलिए यही बोला ना मैंने, पूरा पढ़ के बैठा हूँ इसको मैंने।
और कुछ भी गलत चीज़ें नहीं ले जानी है आपको, है ना। और सेंटर्स फॉर, ये सेंटर की लिस्ट आ जाएगी थोड़ी देर में यहाँ पर। और टेस्ट प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, ये आप ना उसी में जब आप फॉर्म भरोगे ना, इनकी साइट पे जा करके आप कर भी सकते हो, वहाँ पे खुद ही अप्लाई कर सकते हो टेस्टिंग के लिए। अगर टेस्ट करना हो, देखना हो कि कैसा पेपर होता है ना, एक बार बैठ के। क्वेश्चन नोटिस है और रजिस्ट्रेशन है, डेफिनेशन, इसमें डेफिनेशन दी है फालतू की, कोई मतलब की नहीं है आपके, ठीक है। और यहाँ से भी रूल्स ऑफ टाई ब्रेकिंग, भाई इसका भी मतलब नहीं है दोस्तों, है ना। और ये तो खैर वो वाली बातें हैं कि भाई मेरिट वगैरह कैसे बनती है, तो मेरिट तो ये आपको पता ही है, ये सिर्फ आपको पेपर लेंगे, स्कोर कार्ड दे देंगे, बाकी तो उनको करना होता है, ठीक है। और ये क्या है, कॉमन सर्विस सेंटर, ये सेंटर के बारे में है, ये भी आपके काम का नहीं है, ठीक है। और ये एनेक्जर वन, देखो मैं बता रहा था ना, एनेक्जर वन आ गया। अभी क्या था, पेमेंट के बारे में था दोस्तों, याद है, तो ये पेमेंट का है पूरा कि कैसे क्या होगा। तो आप देख सकते हो, नेट बैंकिंग कोई कर सकता है एचडीएफसी से, ये तो इतना इतना जीएसटी लगेगा, ठीक है। और पेटीएम से करोगे तो इतना, और इससे करोगे तो इतना, ठीक है। नेट बैंकिंग आप किससे भी कर रहे हैं, पेटीएम से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, एचडीएफसी से, तो इतने इतने चार्ज इसके बैठेंगे, ये आपको बताया गया। अब और कोई डेबिट कार्ड है तो ये है, अगर एसबीआई का तो है, कोई चार्ज नहीं लगेगा, है ना। अगर डेबिट कार्ड आपका एसबीआई के तो देख लो कोई चार्ज नहीं है ना। और अगर पेटीएम का है तो फिर इतने इतने चार्ज है, मतलब ये एक्स्ट्रा जो पैसे जुड़ जाते हैं ना, 4-5 रुपये, उनके बारे में। क्रेडिट कार्ड है और यूपीआई से करोगे तो देख लो यहाँ पे कुछ नहीं है, एसबीआई का अगर यूपीआई है तो कुछ भी नहीं दिक्कत है, और अगर पेटीएम का है तो फिर इतना कुछ कटने वाला है फटाफट से, ठीक है। और अब ये हेल्पलाइन है, मान लो किसी की एसबीआई में कोई दिक्कत आ जाए पेमेंट में, तो वो यहाँ पर मदद मांग सकता है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये एसबीआई के लिए है, और जो एचडीएफसी से कर रहे हैं वो इससे कर सकते हैं, और ये उनके लिए कॉन्टैक्ट नंबर, कोई भी इशू आ जाए आप इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और जिनका पेटीएम से, तो उनके लिए ये ईमेल आईडी और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है दोस्तों, है ना। और बाकी ये जो है ओवरऑल फ़ोन नंबर है, इस पर आप जाकर के सब कुछ पता कर सकते हैं। अगर आपको पता करना हो तो कहीं अटक जाए पेमेंट तो उसके लिए दिया हुआ है, ठीक है। और जब अटक जाए ना, तो देखो प्रोसीजर फॉर रेजिंग पेमेंट रिलेटेड ग्रीवेंस, भाई कहीं मेरा अटक गया है तो ये सब चीज़ तैयार रखना अपनी, ये जो नीचे लिखी हुई है, नेम ऑफ द बैंक किसका था, डेट और ट्रांजेक्शन नंबर, है ना, बैंक प्रेफरेंस नंबर, प्रूफ, ये सब तैयार रखना। जब पेमेंट अटक जाए तो ये सब उनको बताना। इसलिए जब भी पेमेंट करो, ट्रांजेक्शन नंबर जो भी सामने आए ना, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करके रख लेना, ठीक है, ताकि आपको बताने में बाद में मदद मिले। फिर एनेक्जर 2 है दोस्तों, ये कैटेगरी का है, फिजिकल लिमिटेशन से, यानी किसी के पास फिजिकल लिमिटेशन इनमें से कुछ भी है तो उन्हें ये फॉर्म भरना पड़ेगा, ये पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। और ये एग्जाम सिटीज़ है दोस्तों, जैसे आंध्र प्रदेश में इतने सिटीज़ है, बिहार में इतने, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में इतने इतने इतने, ठीक है। तो ये तो खैर आपको पीडीएफ में ऑलरेडी मैं दे दूंगा, तो उसमें आप देख ही सकते हो उसको। और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे होगा, वो तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना होता है वहाँ। कैसे मतलब क्या फ़ोटो लेके जाने वो, और मतलब किसको कौन से क्वेश्चन आपने कर दिए हैं तो हरा हो जाएगा, अगर आपने आंसर कर दिया है तो, है ना। अगर आपने सिर्फ देखा भी नहीं तो पीला हो जाएगा। तो इस तरह से काम होते हैं दोस्तों, ठीक है। ये तो आपको पता है, इसमें कुछ परेशान होने वाली बात नहीं कि एग्जाम का कैसा क्या है, वहाँ जब बैठोगे तो खुद ही दिखेगा, है ना। और कोई क्वेश्चन आपने देखा नहीं, अटेम्प्ट नहीं किया तो वो लाल हो जाएगा, और अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया तो हरा हो जाएगा, ठीक है। और आपने उसे मार्क करके रखा है कि मैं इसे बाद में देखूंगा, तो वो हरा होने के साथ साथ हल्का सा पीला उसमें डॉट रहेगा, समझ गया ना। तो इस तरह से ये मार्किंग है, ये पूरी की पूरी। तो निगेटिव मार्किंग तो कैसे मार्किंग है तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आपको मान लो आपने 4 ऑप्शन भरे हुए हैं, आपको लगता है कि ये आपने पहले भरा गलत है, उसको वापस क्लिक कर या दूसरे को क्लिक कर दो, वो क्लिक हो जाएगा, ये हट जाएगा, समझ गए। और कोई भी आंसर नहीं देना है तो क्लियर रिस्पॉन्स करके लिखा रहेगा नीचे, तो उस पर क्लिक कर देना, तो कोई भी आंसर टिक नहीं होगा। मान लो आपको लगा कि मेरे को इसमें आंसर करना ही नहीं है, गलत, मैं श्योर नहीं हूँ, तो उस हिसाब से होता है। रफ वर्क के लिए आपको शीट मिलेगी वहाँ पर, ठीक है। ये टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर्स हैं, इनका भी कोई मतलब नहीं है। और ये है कॉमन सर्विस सेंटर्स, है ना। अब ये सर्विस सेंटर है दोस्तों, कि भाई आपको किस तरह की सर्विस चाहिए, है ना। आप चाहते हैं कि आपका ईमेल तैयार हो जाए, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट आउट टिल फी पेमेंट, सब कुछ अगर आपको चाहिए तो आप मतलब इनका फ़ायदा उठा मतलब कितना चार्ज है ये बताया जा रहा है। तो ये है इतना चार्ज, ये ले लेंगे 25 रुपये ये सब करने का, अपलोडिंग स्कैन का इतना ले लेंगे, इतना ले लेंगे, इतना लेंगे, इतना प्रिंट आउट पेज का लग जाएगा, ये सारी बातें हैं ना। तो ये अभी आप देख सकते हो, ठीक है। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में बताया गया, कुछ और बातें, है ना। मतलब ये कैसे स्कोर बनाते हैं, तो ये एक फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करेंगे ये, ठीक है। 100 इंटू नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर जो हो रहा है सेशन में, एक सेशन में, विद रॉ स्कोर, है ना, इक्वल टू और लेस टू, और फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। और बस इतना ही है। और ये भैया शिफ्ट दी हुई कि कितने कितने होने वाले हैं, है ना, एबसेंट एब्सेंट जो भी है, प्रेजेंट होंगे जो भी होंगे, ठीक। तो ये सारी जानकारी थी सेशन 1 के हिसाब से। और प्रैक्टिस स्कोर इतना हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, मतलब कैलकुलेशंस है जो आपके अभी काम का नहीं है, ठीक है। ये तो खैर ये बात की पूरी प्रोसेस है। और इसके बाद ये रहा टोटल परसेंटाइल निकालने का तरीका, जो मैंने अभी आपको बताया ना, वही है पूरा का पूरा, ठीक है। वही जो ऊपर देख, इन्हें रिपीट किया हुआ है, हर जगह रिपीटेशन की हुई है।
अब ये आता दोस्तों रिप्लिका, मतलब कैसे क्या दिखेगा। तो जब पहला विंडो खोलोगे ना रजिस्ट्रेशन के लिए तो वो ये रहेगा। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में पहले क्लिक करना है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जैसे ही क्लिक करोगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब आपको दिख रही है ना। अब इसमें सब कुछ आपको फिल करते चले आना। ये आपको बता देंगे कि इतना इतना फीस लगेगी, किसके लिए जो आपने पहले पढ़ा ना वही सारा कुछ है ना। सारा कुछ वही है, कुछ भी नया नहीं है। और ये आ गया भैया, देखो रजिस्ट्रेशन के बाद जब आप वापस अंदर जाओगे तो पर्सनल डिटेल में कैंडिडेट नेम, फिर परमानेंट एड्रेस सब कुछ भरना है। ठीक है, करस्पॉन्डेंट एज ए चूज पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन सब एंटर करते हुए आगे बढ़ जाना। ठीक है, ये पर्सनल डिटेल देखो प्रेजेंट जब भर दोगे तो ये सब दिखेगा, इसको चेक करना है। और चेक करने के बाद फिर सबमिशन है ना, टिक करके आई एग्री पे आगे बढ़ जाना। ठीक है, तो इस तरह से ओके करके आएगा। ठीक, ये सामने आ जाएगा आपके कि ये देखो ऐसे फॉर्म आपने भरा है। और फिर इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, पेमेंट, यहाँ देखो दिख रहा होगा। जब सब भर दोगे तो ये पेमेंट पे चला जाएगा, है ना। और कुछ एडिट करना है तो उसमें एडिट कर सकते हो, ये होगी बात। और फिर पेमेंट में जाओगे तो ये आ गया पेमेंट वाला दिख रहा है, सिर्फ ऑनलाइन मोड है, सिर्फ ऑनलाइन मोड है ना। ऑनलाइन में पूरा भर के चले जाना, खत्म हो गया मामला यहाँ पर। और ये पीडीएफ पूरी खत्म हो गई दोस्तों, समझ गए आप सभी के सभी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जैसी भी लगी। और कोई भी डाउट है ना आप नीचे कमेंट कर दो, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा, तो आप परेशान मत होइए। ठीक है, अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है आप मुझे बता सकते हो, मैं आपकी पक्का हेल्प करूंगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो, आप इसे शेयर करो। और आपको कोई भी नोटिफिकेशन है, कोई भी एग्जाम के बारे में डाउट है या कुछ समझ नहीं आया है कि इसका क्या चीज़ है, आप मुझे यहाँ पे कमेंट करिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी बनाए रखें, है ना। ओमिक्रॉन से बचे रहें।